इस वीडियो में पढ़ेंगे हम अध्यावरणीय तंत्र। कक्षा 12 का जो टॉपिक था उसको हमने पूरा पढ़ा था और आज अध्यावरणीय तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं अपन अध्यावरणीय तंत्र, ये हमारे त्वचा और उसके व्युत्पन्न से संबंधित। सबसे पहला प्रश्न है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर का सबसे बड़ा अंग, जैसे इसमें ऑप्शन है वृक्क, यकृत, मस्तिष्क और त्वचा। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है हमारी त्वचा को। यकृत तो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो ये त्वचा इसका सही ऑप्शन हो जाता है। दूसरा प्रश्न है त्वचा का उद्भव किससे होता है। तो हमने त्वचा के दो पार्ट पढ़े थे, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस ऊपर वाला भाग था, नीचे वाला डर्मिस था। ऊपर वाला एक्टोडर्म से इसकी उत्पत्ति हो रही थी और नीचे वाले की उत्पत्ति मेसोडर्म जनन स्तर से हो रही थी। तो इस प्रकार हमारी त्वचा दोनों से ही निर्मित है। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोमेसोडर्म। तो ये त्वचा हमारी एक्टो और मेसोडर्म दोनों से बनी हुई है, इसलिए सही इसका ऑप्शन हो जाता है नंबर 4 एक्टोमेसोडर्म। तीसरा प्रश्न देखते हैं मानव की त्वचा किस प्रकार की होती है, यानी मानव की त्वचा में क्या क्या विशेषताएं होती है। तो हमारी जो त्वचा है वो तापरोधी भी होती है, ऊष्मा को न तो बाहर जाने देती है न अंदर आने देती है। जलरोधी होती है, जल को अंदर भी नहीं घुसने देती है और बाहर भी नहीं आने देती है। जीवाणुरोधी होती है, किसी भी प्रकार के जीवाणु को त्वचा शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। तो और फोर्थ सभी, तो हमारी त्वचा की ये सभी विशेषताएं होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है नंबर 4 उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नंबर 4 प्रश्न है सर्वाधिक मोटाई की एपिडर्मिस कहाँ होती है। तो हमने जब एपिडर्मिस में पढ़ा था तो हमने कहा था कि हमारी आँख का जो कॉर्निया होता है वहाँ पर सबसे पतली एपिडर्मिस होती है, कॉर्निया पर। और सबसे मोटी देखी थी हमने कि जैसे हथेली है या हमारे पैरों के जो तलवे हैं वहाँ पर सबसे मोटी पाई जाती है। तो कॉर्निया, पीठ, बगल, हथेली और तलवे। तो कॉर्निया में तो सबसे पतली है और हथेली और तलवों में सबसे अधिक मोटाई की एपिडर्मिस पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाता है हथेली और तलवों पर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं रेटेपेक्स कहाँ पाए जाते हैं। तो रेटेपेक्स हमने कहा था कि जैसे एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का जो निचला परत है अंकुरण स्तर, जिसको हमने स्ट्रेटम मेलपिगी या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम लेयर कहा था, वो इस तरह से गरत और उभार लिए होता है। तो इन उभारों को हमने कहा था रेटेपेक्स कहा था। तो रेटेपेक्स पाई जाती है, हृदय में नहीं होते हैं, यकृत में नहीं होते हैं, मेरुरज्जु में नहीं होते, और ये होते हैं हमारी त्वचा में पाए जाते हैं, जो एपिडर्मिस का सबसे निचला स्तर है अंकुरण स्तर के द्वारा निर्मित होते हैं। काम क्या करते हैं रेटिपेक्स, ये एपिडर्मिस की जो सतही क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देते हैं ताकि वो डर्मिस से अधिक पोषण ग्रहण करें। तो ये रेटिपेक्स का कार्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीव्र विभाजन की क्षमता युक्त होती है। ये 4 लेयर दे रखी है, 4 परतें दे रखी है हमारी एपिडर्मिस की, जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो विभाजन होगा, और विभाजन जिसमें होगा उसी में होगा जिसकी कोशिकाएं वो सजीव रहेगी, और सजीव कोशिकाएं होती है एपिडर्मिस की सबसे निचली परत में, और उस परत का नाम हमने कहा था अंकुरण स्तर कहा था हिंदी में, या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहा था, या उसको स्ट्रेटम मेलपिगी कहा था। तो हम इसमें से छांटते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ये नहीं है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम ये भी नहीं है, स्ट्रेटम कॉर्नियम ये भी नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेटम मेलपिगी। तो ये स्ट्रेटम मेलपिगी इसका सही आंसर है, जिसमें तीव्र विभाजन की क्षमता होती है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंकुरण स्तर, या इसको हम कह रहे थे स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, इसको हम कह रहे थे। तो इसकी कोशिकाएं सजीव होती है और लगातार विभाजन करते करते कोशिकाओं को ऊपर की ओर धकेलती जाती है, और बाकी की परतें वो इसी से निर्मित होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारी त्वचा की सबसे बाहरी परत है। तो हमने कहा था हमारी त्वचा की जो सबसे बाहरी परत है, ये मान लीजिए हमारी त्वचा इसकी सबसे बाहरी परत है। तो इसको याद करने का तरीका रखिए कि जिस तरह से हमारी आँख का कॉर्निया में दिखाई देता है, तो हमारी त्वचा का जो कॉर्नियम परत है वो हमें दिखाई देती है। तो सबसे बाहरी परत हो जाती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये हमारी सबसे बाहरी परत है, तो इसका आंसर हो जाता है स्ट्रेटम कॉर्नियम।
कॉर्नियम के नीचे होता है ल्यूसिडम, ल्यूसिडम के नीचे होता है स्पाइनोसम, और इस तरह से हमें इनको देखते हैं। तो सबसे बाहरी जो परत है वो पाई जाती है हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसके अंदर केराटिन पाया जाता है और ये झड़ती रहती है, लगातार अलग अलग होती रहती है। नेक्स्ट नंबर 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जंतुओं में रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। कुछ जंतु होते हैं जो रंग बदल सकते हैं ताकि वे अपनी सुरक्षा कर सके। रंग बदलने से वो या तो वातावरण के अनुसार हो जाते हैं या डरावना रूप धारण कर लेते हैं ताकि जो शत्रु है वो वहाँ से भाग जाता है या उससे सुरक्षा हो जाती है। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा था कि रंग बदलने की क्षमता को मेटाक्रोसिस कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाता है मेटाक्रोसिस। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। हमारी त्वचा वाटरप्रूफ होती है, हम ये जानते हैं। ऊपर एक प्रश्न में पढ़ा था कि वाटरप्रूफ या जलरोधी होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है कि हमारी त्वचा में से क्या पाया जाता है कि वो वाटरप्रूफ बन जाती है? तो केरेटोहाइलिन, केरेटिन, मेलेनोसाइट और एलिडीन। तो जो केरेटोहाइलिन है उस केरेटोहाइलिन से के विघटन से एक प्रतिबंध एक जिसमें हम कहा था कि जब इसका विघटन होता है तो एलिडीन बनता है और एलिडीन फिर निर्जीव पदार्थ केरेटिन में बदल जाता है। तो जो एलिडीन है वो पदार्थ स्वच्छ स्तर का या स्ट्रेटम ल्यूसिडम का निर्माण करता है। इस कारण वाटरप्रूफ होने जो त्वचा वाटरप्रूफ है उसका मुख्य कारण एलिडीन पदार्थ है, जो कि किससे बना था? केरेटोहाइलिन के विघटन से बना हुआ था। फिर ये आगे निर्जीव होकर केरेटिन में बदल जाता है और त्वचा है वो निर्जीव हो जाती है। जंतुओं में सींग होते हैं, पंजे, और ये किस क्रिया द्वारा बनते हैं? जो सुरक्षात्मक इनके अंदर ये व्युत्पन्न पाए जाते हैं, तो ये किस क्रिया द्वारा बनते हैं? तो जैसे निर्मोचन है, मेटाक्रोसिस है, टैनिंग है या श्रृंगीभवन है। तो निर्मोचन हमने कहा था कि ये तो त्वचा की सबसे ऊपरी परत होती है जो शरीर से लगातार अलग होती रहती है, तो उस क्रिया को निर्मोचन कहते हैं। मेटाक्रोसिस हमने कहा था कि जंतुओं में रंग बदलने की क्षमता को मेटाक्रोसिस कहते हैं। टैनिंग का हमने कहा था कि डर्मिस से चमड़ा प्राप्त करने की क्रिया को टैनिंग कहते हैं। और तो लास्ट ऑप्शन बचाता है श्रृंगीभवन, जिसको हम केरेटिनाइजेशन भी कहते हैं। तो ये केरेटिनाइजेशन या श्रृंगीभवन ऐसी प्रक्रिया है इसके द्वारा सींग बनते हैं, नाखून बनते हैं, पंजे बनते हैं या पक्षियों के अंदर पंख बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चमड़ा प्राप्त किया जाता है। तो चमड़ा किससे प्राप्त होता है? तो हमने पढ़ा था कि चमड़ा प्राप्त करने की क्रिया को टैनिंग कहते हैं और ये चमड़ा है हमेशा एपिडर्मिस से प्राप्त किया जाता है। चमड़ा प्राप्त करने के लिए हम एपिडर्मिस को कुछ केमिकल की सहायता से हटा देते हैं और जो डर्मिस होती है उससे हम चमड़ा प्राप्त करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है संपूर्ण त्वचा से, ये नहीं। केवल त्वचा की ऊपरी सतह से, ये भी सही नहीं है। एपिडर्मिस, ये भी नहीं है। तो चौथा ऑप्शन सही है डर्मिस। तो डर्मिस से हम चमड़ा प्राप्त या लेदर प्राप्त करते हैं। स्तनधारियों में नेक्स्ट प्रश्न देते हैं, स्तनधारियों में ऐसा कौन सा अंग है जो सर्वाधिक प्रकार का कार्य करता है? ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे ज़्यादा प्रकार के कार्य करता है? तो वो हमारी त्वचा है। सबसे ज़्यादा प्रकार के कार्य करने वाला अंग वो हमारी त्वचा है। इसी कारण से त्वचा को क्या कहते हैं? हरफनमूला अंग। हरफनमूला अंग कहते हैं इसको शरीर का। मानव में पसीने में पाए जाने वाला एंजाइम है जो जीवाणुओं को मारता है। यानी मानव में जो पसीना होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणु को मारता है? तो लाइपेज, एमाइलेज, लैक्टेज और लाइसोजाइम। तो लाइपेज तो वसा का पाचन करने वाला है, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, या लैक्टेज जो लैक्टोज का पाचन करता है। और लाइसोजाइम्स ऐसे एंजाइम होते हैं जो जीवाणु का, लाइसो मतलब होता है अपघटन, जाइम्स का मतलब होते हैं सूक्ष्म जीव जीवाणु। तो जीवाणुओं को अपघटन करने वाला जो एंजाइम है वो पसीने में पाया जाता है, वो लाइसोजाइम है। ये लाइसोजाइम हमारे लार में भी होता है। देखिए हमारे आंखों के जो आंसू होते हैं उनमें भी पाया जाता है, दुग्ध में भी होता है और इसी तरह से हमारे पसीने में भी होता है। तो ये सभी में ये लाइसोजाइम पाए जाते हैं। ये लाइसोजाइम क्या करते हैं? जीवाणु को मार देते हैं। तो देखिए पसीना हमारे शरीर की उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हानिकारक पदार्थों को पसीने के रूप में बाहर निकाला जाता है और पसीना शरीर पर या चमड़ी पर जो भी जीवाणु पाए जाते हैं उनको मारने का कार्य करते हैं। इसलिए पसीना
अच्छा है, पसीना आना शरीर के लिए लाभदायक प्रक्रिया में माना जाएगा। नेक्स्ट है इसका प्रश्न देखते हैं, मानव की त्वचा होती है, मानव की त्वचा कैसी होती है। तो इसमें एक प्रकृति पूछी गई है कि अम्लीय, उदासीन, क्षारीय और अति क्षारीय। तो देखो पसीना है, उस पसीने में देखिए यूरिया होता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होती है और तेल ग्रंथियों का सिबम होता है। तो इनके मिक्स होने से एक अम्लीय प्रकृति का पदार्थ अम्लीय प्रकृति का पदार्थ बन जाता है। तो हमारी त्वचा है वो अम्लीय होती है, जिसकी पीएच लगभग 3 से 5 तक होती है। और इस तरह जब अम्लीय होगी तो इसमें वैसे ही कोई प्रकार का जीवाणु है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा या पनप नहीं पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन 15वां, त्वचा को हरपनमूला अंग कहते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है हरपनमूला अंग। तो इसके ऑप्शन है कि यह सुरक्षा करती है, सही बात है, शरीर का आवरण भी बनाती है, ये भी सही है, अनेक कार्यों को संपन्न करती है, ये भी सही है, और उपरोक्त सभी। तो इसमें प्रमुख कारण पूछाएगी हरपनमूला अंग आखिर कहते हैं क्यों है इसको। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के अनेक प्रकार के कार्य संपन्न करती है, इसलिए इसको हरपनमूला अंग या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रोम का निर्माण किस परत से होता है। तो रोम का निर्माण हमने पढ़ा था कि एपिडर्मिस सबसे अंदर वाली परत थी, वो इस तरह से फोल्डिंग होकर रोम का निर्माण कर रही थी। तो सबसे अंदर की परत हम जानते हैं अंकुरण स्तर होता है, या इसको मेलपिगी स्तर कहते हैं, या इसको स्ट्रेटम जर्विनेटिवम कहते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाता है अंकुरण स्तर। जो हमारे रोम का निर्माण है वो अंकुरण स्तन के द्वारा किया जाता है, जिसको मेलपिगी स्तर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, बल्बर उपस्थित होता है। बल्बर क्या है, वसीय ऊतक का, जो हमने 2 लेयर पढ़ी थी वसीय ऊतक की, स्ट्रेटम एडिपोसम जिसमें वसा का जमा होता है। तो ये इसमें वसा का जमा होता है और काफ़ी मोटा वसा का आवरण पाया जाता है, जिसको बल्बर कहते हैं कुछ जीवों में। तो ये हमारे हाथी में भी होता है। व्हेल जो स्तनधारी है, सबसे बड़ा जलीय स्तनधारी व्हेल है, और सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी हाथी है। इसके अलावा गेंडा है। इन सभी के अंदर बल्बर उपस्थित, भालू है, इन सभी के अंदर बल्बर उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी, हाथी, व्हेल, गेंडा, इसके अलावा सील है, इनमें भी ये बल्बर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न कि बाल सफ़ेद दिखाई देने का कारण है। तो क्या कारण है बाल सफ़ेद दिखाई देने का। तो इसमें सफ़ेद वर्णकों का पाया जाना, ये भी सही नहीं है। एलिडीन की उपस्थिति, वर्णकों की कमी और पानी के बुलबुलों के कारण। तो हमने बाल की संरचना देखी थी कि बाल के अंदर उसके 3 भाग होते हैं। सबसे बाहर हमने पढ़ा था इसका क्यूटिकल का आवरण होता है, फिर इसके अंदर इसमें बड़ी बड़ी कोशिकाएं, और उन कोशिकाओं के बीच में रंगा कणिकाएँ पाई जाती है, जिसको हमने कोर्टेक्स कहा था, और सबसे अंदर वाले भाग को हमने मेडुला कहा था। तो इस कोर्टेक्स भाग में रंगा कणिकाएँ पाई जाती है। ये रंगा कणिकाएँ हमारे बाल को रंग प्रदान करती है। यदि इन रंगा कणिकाओं की कमी हो जाती है, रंगा कणिकाएँ नष्ट हो जाती है, तो यहाँ पर हवा भर जाती है, वायु भर जाती है। तो हवा के भरने से या वायु के भरने से जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ता है, वो प्रकाश परावर्तित होकर आता है, जिससे हमारे बाल है वो सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है वायु के बुलबुलों के कारण। कोर्टेक्स में वायु के बुलबुले भरने के कारण बाल सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल, नाखून, सींग, पंख का निर्माण होता है। ये सब प्रश्न हमने पहले भी पढ़ा था कि बालों, नाखून, सींग का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है। तो हमने श्रृंगी भवन कहा था। अपन की इसमें किस पदार्थ से होता है, ये प्रश्न है। तो इसमें प्रोटीन है, काइटिन है, वसा है और सेलुलोज है। तो हमने कहा था कि जब एलिडीन निर्जीव पदार्थ क्रिएटिन में बदल जाता है, तो क्रिएटिन से ही ये बाल, नाखून या सींग या पंख का निर्माण होता है। और क्रिएटिन है एक प्रोटीन पदार्थ है, एक
फाइब्रस प्रोटीन है, ये फाइब्रस प्रोटीन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है प्रोटीन। तो हमारे बाल, हमारे नाखून, जंतुओं के सींग, इसके अलावा पंख पक्षियों में ये प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव त्वचा में पाए जाने वाले सर्वाधिक संवेदांग है। सबसे ज़्यादा जो संवेदांग पाए जाते हैं रिसेप्टर्स, जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान प्रदान करते हैं, तो वो हैं हमारे दर्द वाले या पीड़ा वाले। तो सबसे ज़्यादा पीड़ा वाले या पीड़ाग्राही संवेदांग हमारी त्वचा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हमारे शरीर का कूलिंग सिस्टम से संबंधित है। कूलिंग सिस्टम जिसको शीतलन प्राणी कहते हैं, शीतलन प्रणाली मतलब शरीर को ठंडा करने की प्रणाली। तो इसमें ऑप्शन है जैसे सीबेसिस ग्रंथियाँ, ये तेल का स्राव करती है, रोम है, या सिरुमिनस ग्रंथि जो सिरुमिन का स्राव करती है, और श्वेत ग्रंथियाँ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है श्वेत ग्रंथियाँ। श्वेत ग्रंथियाँ क्या करती है, ये पसीने का स्राव करती है, और पसीना जब त्वचा जाता है तो इसका वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होने से हमारी त्वचा है वो ठंडी या कूल हो जाती है, और इसे ही कूलिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22वां, गर्मियों में कुत्तों का जीभ बाहर निकालना किससे संबंधित है। आमतौर पर हम गर्मियों में देखते हैं कि कुत्ते हैं वो अपनी जीभ को बाहर निकालते रहते हैं और हाँफते रहते हैं। तो उसका क्या कारण है, वो जीभ को बाहर क्यों निकालते रहते हैं। तो इसमें देखो पढ़ते हैं कि ऊष्मा संरक्षण से, ये भी सही नहीं है। श्वसन से, श्वसन के लिए उन्हें फेफड़े होते हैं, तो ये भी सही नहीं है। ऊष्मा प्राप्त करने से, जीभ का ऊष्मा प्राप्त करने से कोई संबंध नहीं है। तो चौथा ऑप्शन है ऊष्मा हानि से। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है कि कुत्ते अपनी जीभ को बाहर निकाले हुए रहते हैं, तो उनकी जीभ में रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, रुधिर केशिकाओं से ऊष्मा है वो बाह्य वातावरण में चली जाती है, और उनका शरीर है वो ठंडा हो जाता है, या शरीर का तापमान है वो कम हो जाता है। तो जीभ बाहर निकालना शरीर के ताप नियमन से संबंधित है या ऊष्मा हानि से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। विटामिन डी ये सूर्य के प्रकाश में बनता है। तो जब हमारी त्वचा है, ये एकमात्र बनता है हमारी त्वचा में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है त्वचा में। तो त्वचा जैसे हमारे सूर्य के प्रकाश में खुली रहती है, तो त्वचा के अंदर सिबम जो तेल ग्रंथियाँ होती है, उस सिबम में एर्गोस्टेरोल्स होते हैं जो कि विटामिन डी का संश्लेषण कर लेते हैं। तो एकमात्र त्वचा ऐसी है जो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि श्वेत ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है। श्वेत ग्रंथियाँ, स्वीट ग्लैंड का तो प्रमुख कार्य पूछे गए इसमें। तो लवणों का त्याग करना, ये भी सही है। जीवाणुओं को नष्ट करना, लाइसोजाइम होते हैं, तो ये भी सही है। जल नियमन, जल को भी, अतिरिक्त जल को बाहर निकालती है, तो ये भी सही है। शरीर के तापमान का नियमन, तो ये भी सही है, तापमान का नियमन करती है। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपन को छांटना है, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य श्वेत ग्रंथियाँ करती है हमारे शरीर का कूलिंग सिस्टम बनाने का। कूलिंग सिस्टम का मतलब है हमारे ताप को नियंत्रित करने का। तो इसमें सबसे जो अच्छा आंसर है या सर्वाधिक उपयुक्त जो उत्तर है वो है हमारे शरीर के तापमान का नियमन करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, रंजकहीनता एल्बिनिज्म में अभाव होता है। रंजकहीनता जानते हैं जब त्वचा के अंदर वर्णक नहीं बने, तो त्वचा का कोई कलर नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे त्वचा के अंदर है वो मिलेनिन पाया जाता है। तो वो अगर मिलेनिन नहीं होगा तो रंजकहीनता की स्थिति आएगी। तो ये इसका सही आंसर है मिलेनिन। त्वचा में मिलेनिन पाया जाता है, मिलेनिन नहीं होगा तो रंजकहीनता या एल्बिमन की स्थिति, एल्बिनिज्म की स्थिति आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हमें कि त्वचा की ग्रंथि विटामिन डी के संश्लेषण संबंधित है। त्वचा की ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो विटामिन डी के संश्लेषण से संबंधित है या वो विटामिन डी का संश्लेषण कर सकती है। तो श्वेत ग्रंथि ये पसीना बनाती है, तो ये नहीं करती है। तेल ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, सिरोमिस ग्लैंड, तो हमारे त्वचा में तेल ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसको हम, इसका दूसरा नाम है सीबेसियस ग्रंथियाँ। ये सीबेसियस ग्रंथि क्या करती है, सीबम का निर्माण करती है। सीबम के निर्माण में होता है एर्गोस्टेरोल, और एर्गोस्टेरोल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाकर हम हमारे शरीर में
विटामिन डी का संश्लेषण कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, कोलोस्ट्रम का संबंध किस ग्रंथि से है? कोलोस्ट्रम होता है खीस जिसको बोलते हैं, या पीले रंग का गाढ़ा दुग्ध जो नवजात शिशु के लिए अमृत की भांति माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ और बहुत सारे खनिज तत्व और पोषक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। तो इसमें अपन जानते हैं कि किस ग्रंथि से संबंधित, तो दुग्ध हम जानते हैं कि स्तन ग्रंथि से संबंधित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है स्तन ग्रंथि। तो कोलोस्ट्रम या खीस स्तन ग्रंथियों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रोंगटे खड़े होना किससे संबंधित है? रोंगटे खड़े होना हम जानते हैं कि हमारे जो रोम है उसके जिधर रोम झुका होता है उस साइड में रोम के रोम पुटक से लेकर एपिडर्मिस तक एरेक्टर पिलाई पेशियाँ जुड़ी रहती है, इससे एरेक की चिकनी पेशियाँ जुड़ी रहती है। जैसे ही कोई हलचल होती है या किसी भी तरह का कोई डर या कोई तनाव की स्थिति या कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, तो ये इनमें संकुचन होता है इन पेशियों में, चिकनी एरेकित पेशियों में, एरेक्टर पिलाई पेशियों में, और ये जो रोम है वो सीधा तनकर खड़ा हो जाता है। इसे हम रोंगटे खड़े होना या गूज फ्लेक्स कहते हैं। तो इसका ये किससे संबंधित है? तो इससे क्या होता है, देखो डर लगना, डर लगने में ये ऐसा होता है स्वेद के वाष्पीकरण से, स्पर्श का ज्ञान और शरीर तापमान का नियमन। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है शरीर के तापमान का नियमन, क्योंकि जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो हमारी ये मांसपेशियाँ एक्टिव हो जाती है और अंदर है वो ऊष्मा का उत्पादन किया जाता है और शरीर को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, रोम का प्रमुख कार्य, जो हमारे बाल होते हैं या हेयर्स होते हैं उनका प्रमुख कार्य क्या है, त्वचा पर क्यों होते हैं? तो पहला है कि सुंदरता बढ़ाना, दूसरा है लैंगिक विभेदन, सुंदरता बढ़ाने से इनका कोई मतलब नहीं है, लैंगिक विभेदन में भी कोई मतलब नहीं है इनका, हानिकारक किरणों से बचाना, हानिकारक किरणों से हमें जैसे ग्रंथियाँ बचाती है तेल ग्रंथि, और चौथा ऑप्शन है सुरक्षा। तो इसमें सबसे प्रमुख कार्य और रोम का होता है हमें सुरक्षा प्रदान करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि रोम है तो रोम के जड़ों में जैसे पास में तेल ग्रंथि होती है, तेल से सीबम निकलता रहता है, सीबम है हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाते हैं, और इन रोम्स के अंदर एक्सिलोर का स्तर होता है जिसमें नर्वस पाए जाते हैं, तो उनसे हमें मामूली हलचल का या किसी भी तरह की आवेग का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो हम रोम हमारी सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण व्युत्पन्न होते हैं त्वचा के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रूपिनी के अंग एक संवेदी रचना है, जो हमने पढ़ा था रूपिनी के अंग या रूपिनी के छोर, जिनका संबंध किससे हैं? तो स्पर्श से हमने मर्केली के डिस्क पढ़े थे, तो वो स्पर्श से होते हैं। इसके अलावा ठंड और दाब से हमने पेसिनियस के पढ़े थे, ठंड या फ्रिजिडो हमने क्राउस के बल पढ़े थे, और एक पढ़ा था हमने रूपिनी के छोर जो कि उष्मा या तापग्राही होते हैं। तो उष्मा या ताप से संबंधित होते हैं रूपिनी के अंग या रूपिनी के छोर। मानव की त्वचा में नहीं पाई जाती है, तो मानव की त्वचा में कौन सी ग्रंथि नहीं पाई जाती है? श्वेत ग्रंथि पाई जाती है, सिरुमिनस ग्लैंडिया ये भी पाई जाती है, सीबेसियस ग्रंथियाँ ये भी पाई जाती है, और चौथा है श्लेष्मा ग्रंथियाँ। तो मानव की त्वचा में श्लेष्मा ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है, तो ये इसका सही आंसर है। श्लेष्मा ग्रंथियाँ किन में पाई जाती है? जिनकी त्वचा है वो चिकनी होती है, जैसे मेंढक है, तो जो चिकनी त्वचा या श्लेष्मा ग्रंथियाँ युक्त त्वचा होती है वो श्वसन का कार्य भी कर सकती है, और हम जानते हैं कि मानव में त्वचा है वो श्वसन का कार्य नहीं कर सकती, इसलिए श्लेष्मा ग्रंथियाँ यहाँ पर नहीं पाई जाती है। तो ये कुछ त्वचा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। नेक्स्ट अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र या जंतुओं में पोषण। धन्यवाद।